Welcome to Commercium, the digital classroom. My name is Divyanshu Dubey, and as we discussed in our last lecture, today we are going to start with our new topic, that is the practical aspect and the theoretical aspect, that is the BEAR Act, about how to register with GST, uh, when and why we are required to take GST registration, all such things. So let's start with our today's topic. Uh, so today's topic is why and when a person requires to take GST registration. ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि क्या है ये क्वेश्चन. तो लेट्स सी. देखिए, जब भी कोई पर्सन बिजनेस कर रहा होता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या उसे जीएसटी लेने की नीड है, और उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्यों लेना है. ठीक है, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं. इसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ भी चलेंगे, कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है वो भी देखेंगे. तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स, राइट. तो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हैं, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैंने बताया कि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ पर्सन रिक्वायर्स टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कब एक पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होती है. तो एवरी टाइम व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स टू इन आवर माइंड, द पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके से लिया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बारे में कोई क्वेरी है, तो वो कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है. तो उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ले, या फिर वो कंपाइलेशन ऑफ लॉ, बेसिकली लॉ को कंपाइल करने के लिए एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ वो क्या करे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले. वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि स्वेच्छा से, मतलब मैंने कोई लॉ की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान नहीं रखना, मुझे बस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है, तो मैं उस तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ. दूसरा क्या है कि मेरा बिजनेस है, वो अब लॉ के द्वारा कंपल्सन में आ गया है कि उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है, तो उसको उस पॉइंट पर आके जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है. तो हमारे दिमाग में जब भी ये क्वेश्चन आए कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब और कैसे लेना होता है, तो ये दो चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि या तो हम वॉलेंट्री लेते हैं या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट में लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं. तो आज हम लॉ की रिक्वायरमेंट्स पे ही बात करने वाले हैं. तो सीजीएसटी एक्ट, जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है, उसके सेक्शन 22, 23 एंड 24 ये इसी बारे में बात करते हैं कि कब एक पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, कब उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं होगी, राइट. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, 23 एंड 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डील्स विद when a person requires to have GST registration and when it is not required, right. हाँ, so let's see section 22 क्या बोलता है. section 22 बोलता है where the person having aggregate turnover only up to a threshold limit or below the limit, then the person is not required to get GST registration, right. But when the person crosses the threshold limit, then he is required to get GST registration in all those states from where he is making the taxable supplies. इसको ब्रेक करके समझते हैं हम. पहला जो पैरा है वो बोलता है कि जब एक पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट है और बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है, देन इन सच केस उस पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई नीड नहीं है. बट जब उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो क्रॉस कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, देन इन सच केस उस पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होगी. उसके ऊपर लॉ का कंपल्शन आ जाता है कि उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, राइट. और उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना होता है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन सभी स्टेट्स में लेना है जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाईज दे रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बाज़ार
तो बिग बाज़ार हमें पता है कि कई सारे स्टेट्स में रजिस्टर है। तो बेसिकली रिलायंस स्मार्ट की बात कर लेते हैं या और भी कुछ ऐसी पेंटालून्स की बात कर लेते हैं, तो ये सारे जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं ये एक पर्टिकुलर स्टेट में डील नहीं कर रहे हैं, ये कई सारी स्टेट्स में रजिस्टर्स बेसिकली बिजनेस कर रहे होते हैं। तो क्या इनको किसी एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ नो। ये जिन स्टेट्स में रह के वहाँ से टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं, तो उन सभी स्टेट्स में उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड होगी, लेकिन वो नीड तब होगी जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अगर उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की है या उनका टर्नओवर, दैट इज़ द एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज़ अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट और बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, देन इन सच केस उन सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अब इस सेक्शन को रीड करने के बाद हमारे माइंड में डाउट आ रहा है कि ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है और ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, राइट? बेसिकली यहाँ पर मेंशन कर रखा है थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो हम इसकी डेफिनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है इसे देखते हैं। तो आपको पता हो तो किसी भी एक्ट को जब आप रीड करोगे तो मोर और लेस इन एवरी एक्ट सेक्शन 2 होता है किसी एक्ट का, जनरली वही सभी डेफिनेशंस उस एक्ट में जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं उनकी डेफिनेशंस, स्पेसिफिक वर्ड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 ही गवर्न करता है, राइट? इसी तरीके से सीजीएसटी एक्ट 2017 की में जो भी स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ करे गए हैं उनको डिफाइन सेक्शन 2 में किया गया है। तो अगर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे होंगे तो सेक्शन 2 में जाके एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन चेक कर सकते हैं, ये वहीं से ली गई है। बस थोड़ा इजी वे में, थोड़ा प्रेजेंटेटिव लुक में आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत चीज़ों को इजी वे में लिखा हुआ है, राइट? तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? तो इट मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल, it means the aggregate value of all taxable supplies, exempt supplies, export of goods or service or both, interstate supplies of person having the same PAN card। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू। किसकी एग्रीगेट वैल्यू? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज की, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज की, ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन कार्ड, राइट? तो टैक्सेबल सप्लाईज क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया था कि बेसिकली जो HSN कोड और SEC कोड्स के बारे में जब मैं बता रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक सप्लायर हैं, तो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस या सप्लायर ऑफ बोथ हैं। बेसिकली आप गुड्स में डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं या दोनों में ही डील कर रहे हैं। अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपको जिन आइटम्स को आप बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, जिन आइटम्स में डील कर रहे होते हैं, उनको जीएसटी में एक स्पेसिफाइड कोड दिया गया है, बेसिकली जिनको HSN कोड बोलते हैं। तो उस HSN कोड के साथ ही उनका क्या जीएसटी में रेट रहेगा, कितने % से उनको टैक्सेबल किया गया है या फिर वो टैक्सेबल हैं या नहीं हैं, ये उस HSN के बेसिस पर आप पता कर सकते हैं, राइट? तो टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी हैं? टैक्सेबल सप्लाईज वो सप्लाईज हैं, वो आइटम्स हैं जिनको जीएसटी में टैक्सेबल किया गया है, राइट? जिनको जीएसटी में टैक्सेबल किया गया है। जीएसटी में आपको कई सारे रेट मिल जाते हैं, 0%, 0.1%, 3% to 5%, 5%, 12%, 18%, 28%। बेसिकली जो मेजर रेट्स और कॉमन रेट्स जो जीएसटी में किसी प्रोडक्ट को दिए गए हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट को, 5, 12, 18 और 28% ये रेट्स हैं, राइट? तो ये सारे जो रेट्स हैं ये टैक्सेबल सप्लाईज़ को दिए गए। तो बेसिकली जिन सप्लाईज़ के ऊपर टैक्स लगता है, जिन सप्लाईज़ बेसिकली जिन आइटम्स के ऊपर आपका टैक्स लगता है, जिन सर्विसेज के ऊपर आपका जीएसटी में टैक्स लगता है, उन सभी को सप्लाई करने पर वो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज़ बोली जाती हैं, राइट? ऐसे ही दूसरा होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाईज बेसिकली अलग से डिफाइन की गई हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज, राइट? तो इसमें 3 कैटेगरी आती हैं एग्जेम्प्ट सप्लाईज में। देखते हैं। इट मीन्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स और विच मे बी होलली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, राइट? तो क्या बोल रहा है ये कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज में 3 कैटेगरीज इंक्लूड होती हैं।
अगर आप सप्लाई किसी गुड्स या सर्विस या दोनों की कर रहे हो तो उसमें 3 कैटेगरी की सप्लाईज यहाँ पर एग्जाम्प्ट सप्लाई में आ सकती हैं। वो 3 सप्लाईज कौन सी हैं? जिनका निल रेट ऑफ टैक्स है, जो होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं जीएसटी में, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्प्ट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ निल रेटेड सप्लाईज, होली एग्जाम्प्ट सप्लाईज एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, राइट। इसके बाद हमारा सी पॉइंट में आ जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ दोनों ही कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इनके एक्सपोर्ट सप्लायर हैं देन इन सच केस आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट के केस में आप एक्सपोर्ट जब करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट आप ऑप्ट करते हैं तो उसके केस में आप जब गुड्स सप्लाई करेंगे तो उसको 0 रेट में दिखाना पड़ता है। बेसिकली सपोज मान के चलते हैं आप फ़ोन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फ़ोन फॉर एग्जांपल फ़ोन जो है, फ़ोन का जीएसटी में हमारा 18% रेट है, राइट। लेकिन आपने एक्सपोर्ट किया तो हम दूसरी कंट्री के बंदे से जीएसटी नहीं लेते हैं, राइट। हम दूसरी कंट्री का कोई सिटीज़न है तो उस पर जीएसटी का बर्डन नहीं डालते, राइट। तो उसको हम ग्रॉस वैल्यू पर ही, विदाउट जीएसटी वैल्यू पर ही वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपने अगर एक्सपोर्ट किया उस मोबाइल को उसे, तो मोबाइल पर आप 18% जीएसटी चार्ज करेंगे क्या? द आंसर इज़ नो, आप वहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो उसके केस में आपके पास ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट में कि आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्ट कर लेते हैं। विद पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब मैं खुद से ही पैसा जमा कर देता हूँ गवर्नमेंट को, बाद में रिफ़ंड ले लूँगा, क्योंकि बाहर वाले बंदे से तो मैं टैक्स लूँगा नहीं, तो मैं खुद ही पैसा डिपॉजिट कर देता हूँ, बाद में गवर्नमेंट से उसका रिफ़ंड ले लूँगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं ना तो देता हूँ और ना ही फिर रिफ़ंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं 0 रेट में दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ जो एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट में दोनों सप्लाईज आ जाती हैं एक्सपोर्ट की, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स 0 रेटेड सप्लाईज हो गई। तो उनको दोनों को यहाँ पर आपको कंसिडर करना होता है। डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन कार्ड। इसका क्या मतलब है? बेसिकली मैंने अभी जैसे एग्जांपल में बताया कि जैसे मॉल्स वगैरह हैं, तो सपोज़ रिलायंस मॉल है, रिलायंस मार्ट है, तो वो किसी एक स्टेट में रजिस्टर नहीं होगा, वो कई सारी स्टेट्स में जीएसटी में रजिस्टर होगा, क्योंकि वो कई सारी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाईज दे रहा है। तो लेकिन क्या उसके पैन कार्ड सभी स्टेट में अलग होंगे? द आंसर इज़ नो। वो एक पैन कार्ड के थ्रू कई सारे स्टेट में रजिस्टर हो सकता है। तो उस रिलायंस मार्ट की जो अदर स्टेट्स में भी सेल हो रही हैं, जो अगर अदर स्टेट्स का भी टर्नओवर है, वो सारे भी आपको यहाँ पर कंसीडर करने होते हैं। उन सारे टर्नओवर को भी यहाँ पे कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पर 4th पॉइंट बोल रहा है यही कि इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन कार्ड, जो भी आपके डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, बेसिकली सेम पैन कार्ड के अंदर आपके जितने भी जीएसटीएन चल रहे हैं, उनके सभी की इंटर स्टेट सप्लाईज को आपको यहाँ पर कंसीडर या इंक्लूड करना होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है जो इस डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन के थ्रू बताया गया है। जैसे आप एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं किसी के साथ, तो बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल है उसके साथ इनवॉइसिंग का क्या आपका पॉलिसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्रीगेट टर्नओवर में एजेंसी ट्रांजैक्शन इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक प्रिंसिपल गुड्स भेजता है, प्रिंसिपल ए है जो कि गुड्स भेजता है एजेंट बी को, और वो कस्टमर सी को सेल कर देता है, राइट। ये एजेंट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर इनवॉइसिंग की बात आती है। इनवॉइसिंग के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि वो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एजेंट में जाएगा या एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल में जाएगा, राइट। तो अगर जो इनवॉइसिंग है, कस्टमर को गुड्स एजेंट दे रहा है, लेकिन उसकी जो इनवॉइसिंग है वो प्रिंसिपल के द्वारा की जा रही है डायरेक्टली कस्टमर को, तो उसके केस में वो एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल बिल कर रहा है, वो कर रहा है एजेंट को, और एजेंट बिल कर रहा है कस्टमर को, देन एजेंट ने जो बिल किया है कस्टमर को, उसको कंसीडर किया जाएगा एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में। तो ये चीज़ भी यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाती है एज पर द क्लैरिफिकेशन, राइट। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड था? तो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाईज अंडर सेम पैन, राइट। ये आ जाती हैं आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में।
तो इसके अलावा फर्दर नोट, इसके जो नोट है इसको और देख लेते हैं। इट इज़ टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, पैन इंडिया बेसिस। मतलब जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो किसी एक स्टेट या किसी एक जीएसटीएन के लिए नहीं निकालेंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपके जितने भी अंडर अ सेम पैन जितनी भी फर्म्स रन कर रही हैं उन सभी का टर्नओवर कंसीडर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसे बोला जाता है कि इट इज़ कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस और पैन इंडिया बेसिस। इसके अलावा आरसीएम सप्लाईज बेसिकली कुछ होती हैं, आप कुछ परचेज़ करके लेके आ रहे हैं, इनवर्ड सप्लाईज़ हैं आपकी जिनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है जिसको आरसीएम बोलते हैं। तो बेसिकली आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज़ जो आपकी होती हैं उनको भी यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर में कंसीडर नहीं किया जाता है। साथ ही जो जीएसटी का अमाउंट आप जो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज़ बेसिकली जो ऊपर ये सप्लाईज़ थी, ये सभी हमारी आउटवर्ड सप्लाईज़ थी ऊपर वाली, तो उन आउटवर्ड सप्लाईज़ में जो आपने जीएसटी का अमाउंट लिया है, जैसे कि टैक्सेबल सप्लाईज़ में जो आप अमाउंट ले रहे हो या एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जो आपने टैक्स का अमाउंट कंसीडर किया हुआ था, तो वो टैक्स का अमाउंट जो है बेसिकली, तो वो टैक्स के अमाउंट को यहाँ पर इस वैल्यू में एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल आपका जो सेल था उसकी ग्रॉस वैल्यू 100 रुपये थी, आपको 18% जीएसटी आपने चार्ज किया, इनवॉइस वैल्यू 118 दैट इज़ 118 रुपये हो गई। तो क्या आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 118 रुपये होगी? आंसर इज़ नो। आपको जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर इग्नोर करना है, जीएसटी के अमाउंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में, सिर्फ ग्रॉस वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, दैट इज़ बिफोर जीएसटी वैल्यू या विदाउट जीएसटी वैल्यू जो भी होती है, राइट। तो एग्रीगेट टर्नओवर इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है दैट इज़ अबाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? क्योंकि हमने देखा था ऊपर भी कि जब आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आ जाती है, मैंडेट कर देता है लॉ कि आपको अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, राइट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा? थ्रेशोल्ड लिमिट को चेक कर लेते हैं अपन, 1 सेकेंड। हाँ, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा? तो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए बोला गया है कि वेयर द पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, देन द एप्लीकेबल लिमिट फॉर द पर्सन विल बी 10 lakhs फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द स्टेट्स इन विच ही इज़ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। क्या मतलब था इस लाइन का? आपको मैं उसी पेज पर लेके चलता हूँ एक बार। सेक्शन 22 जब अपन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर तक अगर आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक या उससे कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेकिन जब आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली, लेकिन क्रॉस करने के बाद आपको सभी स्टेट्स में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ये हमने देखा था। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी थी। ये 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख 3 केसेस थे जिनके बेसिस पर ये लिमिट डिफरेंशिएट की गई। तो बेसिकली जो केस 1 है इट इज़ अबाउट 10 lakhs लिमिट, राइट। तो केस 1 क्या बोलता है कि अगर आप 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बिजनेस करो, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक स्टेट भी है, इन 4 में से कोई भी स्टेट एक है आपके पास, तो उसके केस में आपकी जो एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट होगी वो क्या होगी? थ्रेशोल्ड लिमिट बेसिकली जो आपकी होगी वो 10 लाख हो जाएगी। सपोज़ मैं मान के चलता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ लेकिन मैं मणिपुर में भी रजिस्टर हूँ, तो क्या मेरी लिमिट 10 लाख की नहीं होगी? मेरी लिमिट 10 लाख की ही होगी मणिपुर में भी और महाराष्ट्र के लिए भी, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन सभी स्टेट में आपको लेना पड़ जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर को की लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दी किसी भी केस की, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सभी स्टेट में लेना पड़ जाता है जहाँ से टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हो, राइट। तो अगर इन 4 में से किसी स्टेट में हो, साथ ही भले ही किसी अलग स्टेट में भी हो, तो आपकी लिमिट 10 लाख की ही रहने वाली है। 10 लाख का टर्नओवर अगर आपने क्रॉस किया एग्रीगेट टर्नओवर, आपको उन सभी स्टेट्स में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। इसका मेमोनिक्स या मेमोरी ट्रिक क्या हो सकता है? इसे आप MMNT करके भी बोल सकते हो। MMNT बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आपका MMNT स्टेट्स हैं 4। इनमें से अगर किसी स्टेट में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो
तो उसके केस में आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो 10 लाख की देखी जाएगी। अगर आपने 10 लाख का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करी तो आपको सभी स्टेट्स में जहाँ से जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हो वहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा केस है वेयर द पर्सन मेकिंग सप्लाईज फ्रॉम एनी ऑफ 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स। जिस तरीके से केस 1 में 4 स्पेसिफाइड स्टेट्स से, इसी तरीके से केस 2 में आपके 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स बताए गए हैं। 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स में कौन से हैं आपके? एपी दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, यूके दैट इज़ उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना और पौंडुचेरी, राइट। तो ये 6 स्टेट्स हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ अगर यहाँ पर नोटिस की हो, जो ऊपर की 4 स्टेट्स जो थी और ये 4 स्टेट्स हैं, ये बेसिकली हमारी हिल स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स या माउंटेन स्टेट्स हैं। तो एक तरीके से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक जनरल सेंस भी पता होगा कि माउंटेन स्टेट्स कौन कौन से हैं, छोटे छोटे से ही ये स्टेट्स हैं, तो उनके ये स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं होता, इसीलिए इनके लिए जो टर्नओवर लिमिट है बहुत कम रखी गई है, जिससे मैक्सिमम लोगों को जीएसटी में कवर किया जा सके। इन चारों स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, इसलिए 10 लाख की लिमिट रख दी गई। इन 6 स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपेरेटिव बहुत कम है, इसलिए इनके लिए लिमिट 20 लाख की रखी गई है। तो हम पढ़ रहे थे केस भी जिसमें 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स बताए गए हैं। अगर इन 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स में आप बिज़नेस कर रहे हैं, देन इन केस आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो आपकी 20 लाख हो जाएगी। और अगर आपने 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया, देन इन सच केस आपको उन सभी स्टेट्स में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से बात हो जाती है। अब अच्छा, एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि अगर आप मणिपुर में भी बिज़नेस कर रहे हो और आप अरुणाचल प्रदेश में भी बिज़नेस कर रहे हो, तो आपकी लिमिट क्या होने वाली है? अगर आप मणिपुर में बिज़नेस कर रहे हो और आप अरुणाचल में भी बिज़नेस कर रहे हो, तो आपकी लिमिट 20 लाख की नहीं रहेगी उस केस में अरुणाचल की। अरुणाचल के लिए भी लिमिट 10 लाख हो जाएगी। मणिपुर और अरुणाचल दोनों का मिलाकर अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा निकल गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना पड़ेगा? मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश दोनों में, अगर दोनों से ही आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे थे, राइट। तो अच्छा, सेकंड वाले में ये जो 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं, इनके लिए एक मेमोरी ट्रिक क्या है? जैसे पहले वाले केस में हमारी मेमोरी ट्रिक थी MMNT, दैट इज़ मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऐसे ही हमारा सेकंड वाला केस जो है उसके लिए हमारी मेमोरी ट्रिक क्या रहने वाली है? तो उसकी मेमोरी ट्रिक रहेगी AP ने यूके जाकर सिखा और मेघा के लिए, ठीक है, AP ने यूके जाकर ए से अरुण भी कर सकते हो आप। अरुण ने यूके जाकर मेघा और शिखा के लिए टेलीग्राम से पुडिंग जो होता है ना, पुडिंग भेजा। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ने यूके जाकर यूके यानी उत्तराखंड हो गया। मेघा और शिखा के लिए, तो मेघा यानी मेघालय, शिखा यानी सिक्किम के लिए टेलीग्राम आपका टेल आपका तेलंगाना हो गया, और पुडिंग यानी पौंडीचेरी आ गया, राइट। तो इस तरीके से इसका मेमोरी ट्रिक बन जाता है कि अरुण ने यूके जाकर मेघा और शिखा के लिए टेलीग्राम से पुडिंग भेजा, राइट। तो ये मेमोरी ट्रिक हो सकता है। अगर आप ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे रख सकते हैं, राइट। तो ये 6 स्पेसिफाइड स्टेट्स हो गए। अगर इन स्टेट्स में से किसी में भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट हो जाएगी 20 लाख, और ये लिमिट क्रॉस करने के बाद आपको उन सभी स्टेट्स में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हो रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तीसरा केस है हमारा, बेसिकली बची हुई सभी स्टेट्स इस तीसरे केस में फॉलो हो जाती हैं, वेयर द पर्सन मेकिंग सप्लाईज फ्रॉम अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज़ प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट। तो इस लाइन को पहले समझ लेते हैं। जब एक पर्सन सप्लाई कर रहा है, जो ऊपर वाले 2 केसेस में आपकी स्टेट्स बताई गई, उन स्टेट्स को छोड़कर किसी अदर स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में, और साथ ही वो सप्लाई कर रहा है एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करता है, प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, या फिर और इफ़ द पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाई गुड्स एंड अर्नड इंटरेस्ट, दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ सर्विस ओनली। मतलब या तो वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है लेकिन उसमें बहुत स्लाइटली, बहुत माइन्यूट सा पोर्शन सर्विस का भी है,
और वो सर्विस एग्जेम्प्ट सर्विस है, जैसे कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है और सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो क्या सर्विस आने की वजह से वो प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं रहेगा? तो उन्होंने यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया ये पॉइंट भी कि अगर आपका बहुत माइन्यूट सा सप्लाई भी है और साथ ही वो एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर आप ऑफ सर्विस दे रहे हो तो उसको कंसीडर कर लिया जाएगा इसमें। तो उनके केस में आपका जो लिमिट होगा टर्नओवर का वो हो जाएगा 40 लैक्स। 40 लैक्स की लिमिट अगर आपने क्रॉस की तो उन सभी स्टेट्स में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो तीसरा थोड़ा हैवी हो रहा होगा, तो तीसरे को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि वेयर अ पर्सन मेकिंग सप्लाईज फ्रॉम ऑल द अदर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड सप्लाईज एक्सक्लूसिवली supply of goods only, that is a pure supply of goods, or supplying exclusively supply of goods plus exempt supply of service, that is bank interest etc. तो अगर इन दोनों में डील कर रहा है वो, मतलब प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है या फिर प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट वगैरह भी, यानी कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस भी दे रहा है, देन इन सच केस उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट होगी वो 40 लैक्स हो जाएगी। तो 40 लैक्स की लिमिट जब क्रॉस करेगा तो उन सभी स्टेट्स में जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक सिनेरियो बोला गया है कि बट अ पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर द लिमिट ऑफ 40 लैक्स, बट अ पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर द लिमिट ऑफ 40 लैक्स इफ़ इसमें दो केसेस बताए गए हैं। कौन से दो केसेस हैं? पहला केस ये है कि इफ़ ही और शी इज़ मेकिंग सप्लाईज ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, अर्दन एंड रूफिंग टाइल्स, ठीक है, देन इन सच केस द लिमिट विल बी ऑफ ₹20 lakhs फॉर ऑल द स्टेट इन विच ही इज़ मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, यहाँ ही का मतलब शी से भी है, राइट। जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है कि अगर लॉ में कहीं ही लिखा है तो हम शी को फॉलो करेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर नहीं भी लिखा हो, मैंने लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ ही का मतलब शी भी है, राइट। तो बट अ पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर लिमिट ऑफ 40 लैक्स। दो कंडीशन है जहाँ पर आप 40 लैक्स की लिमिट को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन क्या बोलती है? अगर आप जो सप्लाई कर रहे हो वो टोबैको, आइसक्रीम प्रोडक्ट, पान मसाला या फिर ब्रिक्स, ब्लॉक्स, अर्दन और रूफन टाइल्स, इनमें आप सप्लाई कर रहे हो, देन इन सच केस आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो 40 लैक्स नहीं दी जाएगी। देखो, ये सारी चीज़ें गुड्स हैं। आप प्योर सप्लाई ऑफ टोबैको कर रहे हो, आइसक्रीम कर रहे हो, पान मसाला कर रहे हो, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, अर्दन और रूफर टाइल्स का कर रहे हो, तो भी क्या आपको प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स तो है ही, तो क्या 40 लैक्स की लिमिट मिलेगी? तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली नो कह दिया कि इन सभी के केस में आपकी लिमिट 40 लैक्स की जगह 20 लैक्स हो जाएगी। अच्छा, दूसरा केस कि अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन दे रहे हो। अब गुड्स एंड सर्विस का कॉम्बिनेशन से मतलब था कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऑफ सर्विस ही अगर कर रहे थे प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ तो लिमिट आपकी 40 दी। लेकिन अगर आप गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, बेसिकली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस हैं आपके सप्लाईज का पार्ट, देन इन सच केस आपकी लिमिट 20 लैक्स हो जाएगी। तो आपकी लिमिट 40 लैक्स रहेगी ऑल अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। अगर आप प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो, प्योर सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस भी करते हो तो आपकी लिमिट 40 लैक्स रहेगी। लेकिन दो केसेस में आपकी लिमिट 40 लैक्स नहीं रहेगी। पहला केस, अगर आप इन्वॉल्व हो इन सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सच एज टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, अर्दन एंड रूफन टाइल्स, राइट, तो इनके केस में आपकी लिमिट 20 लैक्स हो जाएगी। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हो, तो आपकी लिमिट 20 लैक्स रहेगी। अगर आप गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन दे रहे हो, देन इन सच केस आपकी लिमिट 20 लैक्स रहेगी, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्लियर होती हैं यहाँ से कि 10 लैक्स की लिमिट किनको मिलेगी, 20 लैक्स की लिमिट किसको मिलेगी एंड 40 लैक्स की लिमिट किसको मिलेगी। जब ये लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट आपने क्रॉस कर दी तो उसके केस में आपको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। कहाँ अप्लाई करना है? आपको उन सभी स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता है जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे होते हो, राइट।
ये हमारा सेक्शन 22 कंप्लीट होता है। सेक्शन 22 आपको बताता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्रॉस होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो ये सेक्शन 22 था। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 23 एंड 24।